हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम किरचॉफ के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो क्या है, हेडिंग बनेगी किरचॉफ के नियम। ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम है किरचॉफ। ठीक है, उन्होंने अपने नाम पर ही कुछ नियम दिए हैं। तो लिखा है, वैज्ञानिक किरचॉफ ने किसी विद्युत परिपथ में धारा व विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किस किस का ध्यान रखना, धारा व विभवांतर। किरचॉफ के नियम से किस किस का मान ज्ञात किया जा सकता है, धारा व विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम, कितने, दो नियम सन 1842 में दिए। सन याद रखना, ऑब्जेक्ट में आ जाती है। 1842 में दिए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। यह नियम निम्न है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नियम। तो प्रथम नियम, हेडिंग बनेगी प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ की, किसकी, विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर, यानी जब हम परिपथ बनाएंगे तो उस पर कुछ संधि बनेंगी। संधि यानी कहाँ, जहाँ पर बहुत सी धाराएं एक साथ मिलती हैं वो क्या कहलाती है, संधि। ठीक है, संधि यानी क्या होता है, जहाँ पर बहुत सी धाराएं एक साथ मिलेंगी। तो क्या लिखा है, विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर विद्युत धाराओं का कुल बीजगणित योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। जितने विद्युत परिपथ हैं, जितनी जगह संधि बनेगी, उन सभी संधियों पर विद्युत धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है, शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी अधिकतर पेपर में पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण। ठीक है, ध्यान रखना, कौन से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखा है सिग्मा। सिग्मा, इस सिग्मा को ही बोलते हैं बीजगणित योग। ये क्या है, किसका चिन्ह है, बीजगणित योग। बीजगणित योग यानी जितनी भी धारा है उन सबका योग। ठीक है, तो बीजगणित योग I बराबर 0, यानी धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है, शून्य। कहाँ पर, संधि पर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी क्या है कि धारा का चिन्ह कब धनात्मक लिया जाएगा, कब ऋणात्मक लिया जाएगा। तो क्या लिखा है, संधि की ओर, यानी जहां पर यदि जो कोई संधि बन रही है, संधि की ओर यदि धारा जा रही है तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह धनात्मक। ठीक है, वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण करके एक चित्र बना है, यहाँ पर एक संधि है, यहाँ पर बहुत सी धाराएं मिल रही हैं। ठीक है, कुछ धाराएं दूर जा रही हैं संधि से, कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। तो संधि की ओर जितनी भी धाराएं आ रही हैं, तीर से पता चलेगा कौन सी धारा आ रही है, कौन सी जा रही है। जैसे तीर लगा हुआ है I1, तो I1 संधि की ओर आ रही है, इसलिए इसका मान किस में आएगा, प्लस में। तो प्लस में I1 लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद I2 धारा जा रही है तो माइनस आएगा, क्योंकि लिखा है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक। फिर I3 आ रही है तो प्लस का आएगा। ठीक है, I4 जा रही है तो माइनस का आएगा। फिर I5 आ रही है तो प्लस का आएगा। फिर इसके बाद I6 जा रही है तो माइनस का। फिर I7 आ रही है संधि की ओर तो प्लस का, और ये दूर की ओर जा रही है तो माइनस का। ठीक है, और इन सब का योग क्या होता है, 0, तो 0 लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से मान निकालने के लिए माइनस माइनस वालों का पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं I1 I3 I5 I7 ये सब प्लस के हैं तो यहीं रह गए, और ये माइनस वाले बराबर को सट जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर, ये संधि है, इस संधि पर विद्युत धाराओं का जो बीजगणित योग होता है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद में आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो हेडिंग बनेगी द्वितीय नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ बना रहेगा, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न जालों की शाखाओं, यानी उसमें बहुत सारी शाखाएं जैसी क्या रहेंगी, दिशाएं रहेंगी। अभी ये चित्र बनाएंगे समझ में आएगा। विभिन्न जालों की शाखाओं में लगे प्रतिरोध व उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणित योग उन शाखाओं में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है।
ठीक है, अर्थात करके क्या लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से आपको पूरा नियम याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ, कोई विद्युत परिपथ है तो विद्युत परिपथ की विभिन्न जालों की शाखाओं में, मतलब बहुत चित्र बनेगा जाल के टाइप का, तो इसलिए क्या बोला है, जालों की शाखाओं में लगे प्रतिरोध। अब विद्युत परिपथ में बहुत सारी क्या हो जाएंगी, शाखाएं सी बन जाएंगी, तो इनमें क्या लगे हैं, प्रतिरोध। क्या लगे हैं, प्रतिरोध आर। इन प्रतिरोध में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। तो शाखाओं में लगे प्रतिरोध व उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणित योग। प्रतिरोध और उन प्रतिरोध में प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणित योग। उन शाखाओं में लगे विद्युत वाहक बल, ये क्या है हमारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर का अधिकतम मान। ठीक है, तो उन शाखाओं में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के कैसा होता है, बराबर। क्या लिखा है, प्रतिरोध और प्रतिरोध में प्रवाहित धाराओं का गुणनफल का बीजगणित योग विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। यही हमारा दूसरा नियम है, और यह नियम किस पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये हमारे किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब इसके आगे, अब आपको ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र पर से ही हम क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाठी लिखेंगे। तो इस चित्र में आपको देखिए प्रतिरोध भी दिख रहे हैं और सेल भी दिख रहे हैं। प्रतिरोध यानी ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये क्या है, सेल हैं। तो प्रतिरोध और सेल, ठीक है। अब हमारी जो चिन्ह परिपाटी बनेगी वो सेल के लिए अलग बनेगी और प्रतिरोध के लिए अलग बनेगी। इन प्रतिरोध में क्या प्रवाहित हो रही हैं, धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो चिन्ह परिपाटी क्या बनेगी कि जब धारा की दिशा में चलेंगे, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में चलेंगे, तो चिन्ह कैसे लिया जाएगा, धनात्मक, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक। अब आपको इसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं। तो ये दिख रहा है कि प्रतिरोध चिन्ह परिपाटी हेडिंग बनाएंगे, फिर प्रतिरोध के लिए चिन्ह परिपाटी। तो प्रतिरोध में क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलने पर, प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा में चलने पर आई आर, अभी हमने फॉर्मूले के ऊपर पढ़ा था, आई आर का बीजगणित योग होता है। तो आई आर का चिन्ह धनात्मक में यानी प्लस का लिया जाएगा। कब, जब जिस दिशा में धारा जा रही है, जैसे जो नीचे चित्र दिख रहा है, इसी दिशा में प्रतिरोध है और इसी में धारा जा रही है और इसी दिशा में हम चल रहे हैं। ठीक है, इसी दिशा में हमें धारा का मान देखना है, तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है वह प्रतिरोध में धारा की विपरीत दिशा में, प्रतिरोध में धारा की विपरीत दिशा में चलने पर आई आर का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। यानी प्रतिरोध में धारा इस साइड और जा रही है और हमें मान इस साइड देख रहे हैं, हम इस साइड चल रहे हैं, तो फिर हमारा चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रतिरोध के लिए चिन्ह परिपाटी। अब देखते हैं सेल के लिए। ठीक है, अब आते हैं सेल पर। तो सेल क्या लिखा है, सेल के धन ध्रुव से, क्या है, सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, तो धन ध्रुव पर कौन सा विभव उच्च होता है और ऋण पर क्या होता है, निम्न विभव। तो क्या लिखा है, सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलने पर ई यानी विद्युत वाहक बल जो रहेगा, सेल का अधिकतम विभवांतर, ई का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। तो धन से ऋण की ओर जा रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लास्ट में बचेगा वही चिन्ह आएगा। देखो धन से ऋण की ओर जा रहा है, क्या मिल रहा है बाद में, ऋण, तो ऋण आएगा। और जब ऋण से धन की ओर जा रहा है, तीर बता रहा है यहाँ की ओर जा रहा है, तो ऋण से धन की ओर जा रहा है तो क्या आएगा, धन आएगा। ये हमारे किसके लिए, सेल के लिए। क्या लिखा है, सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलने पर ई का चिन्ह ऋणात्मक, और सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर चलने पर यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने पर ई का चिन्ह धनात्मक लिया जाता है। जो लास्ट में मिल रहा है वही चिन्ह लेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर ये चित्र दिख रहा है। तो इस चित्र में ये बहुत देखो जाल टाइप का दिख रहा है, इसमें बहुत सारे सेल भी लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो ये क्या है, जाल टाइप का बन गया। तो यही हमारा नियम था कि विभिन्न जालों की शाखाओं में लगे प्रतिरोध व इन प्रतिरोध में प्रवाहित धाराओं का गुणनफल का बीजगणित योग विद्युत वाहक बल की बीजगणित योग के कैसा है, बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र के आधार पर हम धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं धारा का मान, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंद जाल बंद होना चाहिए बिल्कुल। तो ए से शुरू होंगे तो ए पे खत्म होगा तभी बंद होएगा। तो ए बी ई एफ ए, तो लिख लेंगे बंद जाल ए से बी, ई से एफ, फिर एफ से ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से
द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम ध्यान रखना बंध जाल में ही लगता है नियम से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं, यहीं से पता चल जाता है ए से कहाँ गए बी की ओर, तो ए से बी की ओर कुछ मिला क्या, नहीं मिला। फिर बी से कहाँ गए ई की ओर, तो देखो बी से ई की ओर जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, पहले सेल मिल गया। क्या मिल गया, सेल। देखिए सेल में धन से ऋण की ओर, देखिए हम यहाँ की ओर जा रहे हैं तो ये यहाँ से पता चल जाएगा बी से ई, तो बी से ई की ओर जा रहा है तो देखो धन से ऋण की ओर, बाद में क्या मिल रहा है, माइनस, तो माइनस लगा लिया। और विद्युत वाहक बल क्या है, E2, तो E2 लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़े तो क्या मिला, प्रतिरोध मिला। क्या मिला, प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, R2। फिर आगे गए, इस प्रतिरोध में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I2, तो लिख लिया R2 और I2। अब लेकिन हम कहाँ की ओर जा रहा है, यहाँ की ओर। देखो B से E की ओर जा रहा है हम, लेकिन धारा कहाँ की ओर आ रही है, यहाँ की ओर आ रही है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। ठीक है, फिर आगे अब E से F, तो E से F की ओर गए, कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर F से A की ओर, तो अब F से A की ओर यहाँ की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ की ओर जब आ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, धारा I1 मिल रही और प्रतिरोध क्या मिल रहा है, R1। प्रतिरोध और धारा का गुणनफल साथ में लिया जाता है, तो यहाँ की ओर आ रहा है और यहाँ की ओर धारा आ रही है, तो क्या हो जाएगा, R1 I1 या I1 R1, I1 R1, और किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि यहाँ की ओर धारा आ रही है और यहाँ की ओर हम चल रहे हैं जी F से A की ओर। अब आगे बढ़े तो क्या मिला, सेल, तो देखो ऋण से कहाँ की ओर जा रहा है, धन की ओर, बाद में क्या मिल रहा है, धन, तो हमने धन लगा दिया। और कौन सा विद्युत वाहक बल है, E1, तो E1। तो विद्युत वाहक बलों के बीजगणित का योग किसके बराबर होता है, प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा गुणनफल के योग के बराबर, तो ये बराबर चिन्ह लगा दिया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा जाल लेंगे, ये वाला B C D E और B, तो लिख लेंगे बंद जाल, बंद जाल B C D E B में वही किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम से या के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो कहाँ से B से C की ओर जाने पर कुछ मिला क्या, नहीं मिला। फिर C से कहाँ की ओर जा रहा है, B से, ये C से D की ओर, D है ये, B से C का कुछ नहीं मिला। C से कहाँ की ओर जा रहा है, D की ओर, यहाँ से पता चल जाता है C से D यहाँ की ओर जा रहा है, और देखो धारा भी यहीं की ओर है, प्रतिरोध मिला और धारा मिला, तो धारा I मिली और प्रतिरोध R मिला, बाह्य प्रतिरोध। फिर इसके बाद में D से E की ओर जा रहा है, तो यहीं की ओर धारा जा रही है, धारा अकेली नहीं लेना, प्रतिरोध भी मिलना चाहिए, तो D से E की ओर गए तो धारा अकेली मिली, प्रतिरोध नहीं मिला। फिर यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, तो देखो धारा I2 मिल रही है और प्रतिरोध R2, यहीं की ओर आ रहा है और यहीं की ओर धारा आ रही, तो प्लस लगा लेंगे I2 R2। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो क्या मिला, सेल, तो यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है क्योंकि B का जाना है, तो यहाँ से यहाँ की ओर, बाद में क्या मिला, प्लस, तो प्लस का E2। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर इसके बाद एक और जाल रह गया, कौन सा, पूरा। अब पूरा जाल ले लेंगे, कौन सा, ये वाला A C D F, तो बंद जाल A C D F, तो लिख लेंगे बंद जाल A C D F में, बंद जाल A C D F A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम लगाएंगे तो देखो कहाँ से, A से C की ओर, देखेंगे चित्र में A से C की ओर जाने पर कुछ नहीं मिला। फिर कहाँ जाएंगे, C से D की ओर, तो C से D की ओर जाने पर क्या मिल रहा है, प्रतिरोध R और धारा I, क्या हो जाएगा, IR, तो लिख लेंगे IR, तो C से D पहुँचेगा। अब D से F की ओर जाएंगे तो चित्र में देखेंगे C से D से F की ओर जाने पर कुछ नहीं मिला, धारा मिली लेकिन प्रतिरोध नहीं मिला। फिर F से कहाँ जाएंगे, A की ओर, तो यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है। देखो F से A की ओर जाने पर हमें धारा I1 मिल रही है और प्रतिरोध R1 मिल रहा है। और सेल कहाँ, ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, बाद में धन मिल रहा है, तो E1 हो जाएगा धन का, तो I1 R1 और धन का E1, तो I1 R1, और इसी दिशा में जा रही, इसी दिशा में धारा चल रही है, प्लस हो जाएगा। और E1 ऋण से धन की ओर जा रहा है, बाद में धन मिल रहा है, इसलिए प्लस का आएगा, बराबर का निशान लगा देंगे। ये समीकरण नंबर 3।
तो समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे तो लिख लेंगे नीचे, यहाँ पर सिर्फ लिखना है, अभी हल नहीं करना। तो लिख लेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को हल करके धारा I1, I2 व I का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसके बाद आप एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आपके लिए, क्या लिखा है, दिए गए चित्र में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र बना है प्रथम नियम का, संधि बन रही है। तो हमने पढ़ा है संधि की ओर आने वाली धाराओं का चिन्ह धनात्मक और दूर जाने वाली धाराओं का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है। तो बराबर के साइड लिखेंगे आने वाली धाराओं का मान और बराबर के उस साइड लिखेंगे जाने वाली धाराओं का मान, क्योंकि उस साइड जाकर प्लस की हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या आ रहा है, 6I आ रहा है, यानी 6 एम्पियर की धारा आ रही है, तो ये प्लस की 6 हो जाएंगे, ये लिख लिया। 4 आ रहा है, 4 ही प्लस की हो गई। 3 एम्पियर आ रही है तो ये प्लस की, और 5 एम्पियर आ रही है प्लस की, बराबर लगाएंगे। अब उस साइड बराबर के साइड कौन सी लिखेंगे, जो दूर जा रही हैं। तो I दूर जा रही है ये, तो I लिख लिया। I1 भी दूर जा रही है, 1 लिख लिया। 7 भी दूर जा रही है, 7 लिख लिया। और 2 एम्पियर भी दूर जा रही है, तो 2 लिख लिया। ये हो जाएगा जोड़ने पर 18, और यहाँ पर I का I, ये जोड़ने पर हो जाएगा 10। ये 10 से साइड आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। 18 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 8। तो I बराबर कितना हो गया, 8। ठीक है, तो I का मान हो गया 8। अब यदि यहाँ पर आप 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, 8, तो इसको और इसको हल करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। हमने पढ़ा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होता है, संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है। आप चेक भी कर सकते हैं। I का मान जैसे आप यहाँ 8 रखेंगे, 8 और 10 18, और ये भी 18 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, तो आपको इससे पहले का वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।